अस्सलाम वालेकुम। पेशे खिदमत है छनछंगलू सीरीज़ की कहानी छनछंगलू और पुरस्रार बादशाह। छनछंगलू और पंगलू बंदर सहराए आज़म के बूढ़े शैतान का खात्मा करने के बाद कुछ दिनों तक हातिम जादूगर की बेटी शामली के घर में मेहमान रहे और शामली ने अपने उड़ने वाले मोर पर उन दोनों को बिठाकर तमाम मिस्र की खूब सैर कराई। मगर छनछंगलू अब फारिग बैठे रहने से उकता गया था, इसलिए उसने एक दिन शामली से मुखातिब होकर कहा, शामली अब हमें इजाज़त दो, काफ़ी दिन हो गए हैं हमें यहाँ रहते हुए। नहीं छनछंगलू, अभी कहाँ काफ़ी दिन हुए हैं, अभी तो मैंने तुम्हें और दूर दूर तक सैर करानी है, शामली ने जवाब देते हुए कहा। बाकी सैर फिर कभी कर लेंगे, अब हमें इजाज़त दो, शायद कोई और मजलूम हमारी राह देख रहा हो। छनछंगलू ने फैसला कुन लहजे में कहा। अगर ऐसी बात है तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी, शामली ने भी मजबूत लहजे में जवाब देते हुए कहा। नहीं शामली, ऐसा नहीं हो सकता, हम अपने साथ किसी को शामिल नहीं कर सकते, छनछंगलू ने कदरे सख्त लहजे में कहा। क्यों? क्या अल्लाह ताला ने जालिमों के खात्मे का ठेका सिर्फ तुम ही को दे रखा है? मैं जालिमों का खात्मा नहीं कर सकती, मैं हर कीमत पर तुम्हारे साथ जाऊंगी, शामली ने जिद्दी लहजे में जवाब देते हुए कहा। भाई ख्वामखा जिद न करो, बस मैंने एक बार कह दिया है कि तुम हमारे साथ नहीं जाओगी। हम तो खाना बदोश किस्म के लोग हैं, ना जाने हमें कहाँ कहाँ जाना पड़े और तुम हमारे साथ कहाँ कहाँ खराब होती फिरोगी, छनछंगलू ने शामली को समझाते हुए कहा। कहीं भी जाना पड़े मैं साथ जरूर जाऊंगी, ये मेरा फैसला है, अगर तुम ना माने तो फिर मैं रो पड़ूंगी, शामली ने मुंह बसोरते हुए कहा। और छनछंगलू परेशान हो गया कि अब इस मुसीबत से कैसे पीछा छुड़ाए। देखो शामली, छनछंगलू ने उसे एक बार फिर समझाना चाहा, कुछ मत कहो, मैं साथ जाऊंगी, शामली ने उसे दरमियान में ही टोकते हुए कहा। अच्छा, अगर तुम जिद पर उतर आई हो तो तुम्हारी मर्जी, मगर पहले अपने बाप से तो पूछ लो, छनछंगलू ने शामली की जिद के सामने हथियार डालते हुए कहा। ओह, मेरे वालिद मुझे नेक काम करने के लिए कभी मना नहीं कर सकते, शामली ने खुशी से उछलते हुए कहा। और ऐन उसी लम्हे शामली का बाप हातिम जादूगर कमरे में दाखिल हुआ। भाई क्या हो रहा है? हातिम जादूगर ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट तैर रही थी। अब्बा जान, मैं छनछंगलू के साथ जाना चाहती हूँ ताकि उसके साथ मिलकर जालिमों का खात्मा कर सकूं, शामली ने उठकर बाप के गले में बाहें डालते हुए बड़े प्यार भरे अंदाज में कहा। देखिए जनाब, मैं इसे मना कर रहा हूँ कि मेरे साथ जाने की जिद ना करे, हमें ना जाने कहाँ कहाँ मारा मारा फिरना पड़े और कैसे कैसे हालात पेश आएं, मगर ये नहीं मानती, आप ही इसे समझाइए, छनछंगलू ने हातिम जादूगर से मुखातिब होकर कहा। अब्बा जान, मैं ज़रूर जाऊंगी, मैं अपनी हिफाजत खुद कर सकती हूँ, शामली ने अपने बाप से कहा। छनछंगलू, अल्लाह ताला ने तुम्हें जालिमों के खात्मे के लिए पुरस्रार सलाहियतें दी हैं और तुमने ना जाने कितने जालिमों का खात्मा किया होगा। ये एक बेहद नेक काम है, अगर मेरी बेटी भी इस नेक काम में शामिल होना चाहती है तो तुम्हें इसे रोकना नहीं चाहिए। और बाकी रह गया हालात से मुकाबला, तो यकीन रखो शामली को मैंने जादू में इतना ताक कर दिया है कि दुनिया को कोई बड़े से बड़ा जादूगर भी इसका मुकाबला नहीं कर सकता। इसलिए मुझे यकीन है कि ना सिर्फ ये अपनी हिफाजत करेगी बल्कि तुम्हारी इमदाद भी करेगी, हातिम जादूगर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। और शामली बाप से इजाज़त मिलते ही खुशी से उछल उछल कर तालियां बजाने लगी। मेरे प्यारे अब्बा जान, आपकी बेहद मेहरबानी, शामली ने मुसर्रत से भरपूर लहजे में कहा। अगर आप भी शामली के हमख्याल हैं तो ठीक है, मुझे क्या एतराज़ हो सकता है, छनछंगलू भला अब और क्या कहता। शामली बेटी, मैं तुम्हारे बगैर बड़ा बेचैन रहूंगा, इसलिए जब भी तुम्हें फुर्सत मिले घर का चक्कर ज़रूर लगा लेना, हातिम जादूगर ने कहा। आप बेफिक्र रहें अब्बा जान, मैं ज़रूर घर का चक्कर लगाया करूंगी, बस आप मेरे लिए दुआ किया करें कि मैं छनछंगलू की तवक्कुआत पर पूरी उतरूं, शामली ने कहा। अच्छा छनछंगलू, ये बताओ कि अब तुम्हारा कहाँ जाने का इरादा है, हातिम जादूगर ने इस बार छनछंगलू से मुखातिब होकर कहा। फिलहाल तो कोई मंजिल नज़र के सामने नहीं है, यूं ही दुनिया में घूमते फिरेंगे, जहाँ कोई जालिम टकरा गया या किसी जालिम का अता पता चला वहीं पहुँच जाएंगे, छनछंगलू ने जवाब दिया। जालिम तो दुनिया में हर तरफ फैले हुए हैं, बस देखने वाली नजरें चाहिए, हातिम जादूगर ने बड़े संजीदा लहजे में कहा। आपकी नज़रों में कोई जालिम हो तो मुझे बताइए, छनछंगलू ने इश्तियाक आमेज़ लहजे में कहा। मुझे ज़्यादा तो मालूम नहीं, अलबत्ता मैंने सुना हुआ है कि मुल्क सासान की पहाड़ियों के पार एक आग नगरी है। ये एक ऐसा मुल्क है जहाँ हर वक्त आग भड़कती रहती है। सुना है उस आग नगरी का बादशाह बेहद जालिम है, वो बेहद पुरस्रार इंसान है, वो आग पर हुकूमत करता है, उसने शाहजोर किस्म के सैकड़ों गुलाम रखे हुए हैं, हातिम जादूगर ने जवाब दिया। ये तो ठीक है, मगर वो जुल्म क्या करता है इसका भी तो पता चले, छनछंगलू ने इश्तियाक भरे लहजे में पूछा। तफसील तो मुझे मालूम नहीं, अलबत्ता इतना सुना हुआ है कि वो दुनिया भर से खूबसूरत लड़कियों को अगवा करके
आग नगरी में ले जाता है। जो लड़की एक बार उसके हत्थे चढ़ जाए तो फिर उसका पता नहीं चलता। हातिम जादूगर ने जवाब दिया। ओ, ये तो वाकई जुल्म है। हो सकता है कि वो उन लड़कियों पर बेहद जुल्म करता हो, उन्हें मार डालता हो। बहरहाल पता करना पड़ेगा। अगर वो वाकई जुल्म करता है तो ऐसे जालिम का खात्मा बेहद ज़रूरी है। छनछंगलू ने जवाब दिया। भाई, मैं यकीन से कुछ नहीं कह सकता, मैंने तो बस सुन रखा है, ज़्यादा तफसील का मुझे इल्म नहीं। मैंने जादू के ज़ोर से एक बार उसके मुतल्लिक तफसील मालूम करनी चाहिए थी, मगर मेरा जादू आग के समुंदर की वजह से नाकाम हो गया। हातिम जादूगर ने जवाब दिया। ठीक है, मैं खुद जाकर पता कर लूँगा। अच्छा, अब हमें इजाज़त, छनछंगलू ने उठते हुए कहा। और फिर हातिम जादूगर ने छनछंगलू को गले से लगाया, अपनी बेटी शामली की पीठ थपकी और फिर वो दोनों पंगलू बंदर को हमरा लिए महल की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए छत पर पहुँच गए। शामली, मेरा हाथ पकड़कर अपनी आंखें बंद कर लो और फिर जब तक मैं तुम्हें ना कहूँ आंखें ना खोलना, छनछंगलू ने शामली से मुखातिब होकर कहा। और फिर शामली ने छनछंगलू का हाथ मजबूती से पकड़कर आंखें बंद कर लीं। उधर पंगलू ने पहले ही छनछंगलू का हाथ पकड़ लिया था। चंद लम्हों बाद ही उन तीनों के जिस्मों को एक हल्का सा झटका लगा और उन्हें यूं महसूस हुआ कि जैसे उनके कदमों के नीचे से ज़मीन गायब हो गई हो। लड़की, आंखें खोल दो और देखो कि तुम दुनिया के सबसे बड़े बादशाह के सामने मौजूद हो। एक गूंजदार आवाज़ बिस्तर पर सोई हुई लड़की के कानों में पड़ी और उसने चौंक कर आंखें खोल दी और दूसरे लम्हे वो यूं उछलकर बिस्तर पर बैठ गई जैसे उसके जिस्म में से अचानक स्प्रिंग निकल आए हों। मैं कहाँ हूँ? मेरा साथी कहाँ है? लड़की ने बेख्तियार आंखें मलते हुए पूछा। उसके चेहरे पर हैरत के आसार थे। तुम आग नगरी के बादशाह अगन के हजूर में पेश हो। हम आग नगरी के बादशाह अगन हैं। बिस्तर के सामने एक खूबसूरत सी कुर्सी पर बैठे हुए बड़ी बड़ी मूंछों वाले शख्स ने बड़े फाखराना लहजे में कहा। उसने बादशाहों वाला लिबास पहना हुआ था और सर पर बंधी हुई पगड़ी पर एक सफ़ेद रंग का पर लहरा रहा था। आग नगरी के बादशाह अगन, मगर मैं यहाँ कैसे पहुँच गई? लड़की ने हैरतज़दा लहजे में कहा। हम फिजा में सैर करते फिर रहे थे कि हमने एक अजीब मंजर देखा कि फिजा की बुलंदियों पर एक लड़का उड़ता चला जा रहा है। उसका एक हाथ एक बंदर ने पकड़ रखा है और दूसरा हाथ तुमने, और तुम सब यूं तेजी से उड़ रहे थे जैसे बिजली कौंधती है। पहले तो मैंने हैरत से मंजर देखा और फिर मुझे तुम अच्छी लगी। चुनाचे मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा और एक झटके से उस बच्चे से छुड़ा लिया और तुम्हें लेकर यहाँ आ गया। उड़ते वक्त भी तुम्हारी आंखें बंद थीं और यहाँ आने तक बंद रहीं। अगन बादशाह ने तफसील से बताते हुए कहा। वो तो मुझे छनछंगलू ने कहा था कि जब तक मैं ना कहूँ आंखें ना खोलना, इसलिए मैंने आंखें बंद कर रखी थीं। अब मुझे क्या मालूम कि मैं उससे जुदा हो चुकी हूँ, लड़की ने जवाब दिया। छनछंगलू कौन है? बड़ा अजीब सा नाम है। अगन बादशाह ने हैरान होते हुए कहा। मेरा वही साथी जिसका हाथ पकड़कर मैं उड़ रही थी, उसका नाम छनछंगलू है और उसके साथी बंदर का नाम पंगलू है, लड़की ने तारुफ कराते हुए कहा। ओ, उस बच्चे का नाम छनछंगलू है, मगर मैं हैरान हूँ कि वो फिजा में कैसे उड़ रहा था, अगन बादशाह ने कहा। उसे अल्लाह ताला ने जालिमों के खात्मे के लिए हैरत अंगेज सलाहियतें दे रखी हैं। फिजा में उड़ना तो उसके लिए मामूली बात है, लड़की ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अच्छा छोड़ो, पहले तुम अपना तारुफ करवाओ। तुम्हारा नाम क्या है? अगन बादशाह ने मूंछों को ताव देते हुए कहा। मेरा तारुफ, मैं एक लड़की हूँ, मेरा नाम शामली है और मैं मिस्र के सबसे बड़े जादूगर हातिम की बेटी हूँ, शामली ने अपना तारुफ कराते हुए कहा। उसके लहजे में गहरा इत्मीनान था। शामली, बड़ा खूबसूरत सा नाम है, तुम्हारी तरह। अच्छा तो शामली, बात यह है कि मैं हर महीने एक नई लड़की से शादी करता हूँ और महीना गुजरने के बाद जब मैं नई दुल्हन ले आता हूँ तो फिर रानी बीवी के साथ उसके रवैये के मुताबिक सलूक करता हूँ। अगर वो पूरा महीना मुझको खुश रखती है तो मैं सिर्फ उसको अंधा कर देता हूँ और आग नगरी से बाहर फेंकवा देता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई लड़की मुझे देखने के बाद किसी और मर्द की शक्ल देखे। और अगर उस बीवी का रवैया ठीक ना रहा हो तो फिर मैं उसे अपने गुलामों के हवाले कर देता हूँ। मेरे गुलाम बेहद जालिम हैं, वो उस लड़की को तड़पा तड़पा कर मार डालते हैं। मेरी पहली बीवी का महीना गुजरने में सिर्फ 5 दिन बाकी रह गए हैं। 5 दिनों बाद मैं उसे छोड़ दूंगा और फिर तुम मेरी नई बीवी होगी। अगन बादशाह ने ऐसे लहजे में कहा जैसे वो शामली को अपनी बीवी बनाकर उस पर बहुत बड़ा एहसान कर रहा हो। अच्छा तो ये इरादे हैं तुम्हारे, मगर एक बात याद रखना कि मेरा नाम शामली है। शामली, अभी तुम मुझे नहीं जानते और जब तुम जान लोगे तो फिर उस वक्त को रोओगे जब तुम मुझे यहाँ ले आए थे, शामली ने कदरे गुस्से से कहा। ओहो, बड़े फ़ख्र हैं तुम्हारे। ये तुम्हारी खुशकिस्मती है कि तुम्हें मैंने अपनी बीवी बनाने का फ़ैसला कर लिया है, वरना मेरे गुलाम पूरी दुनिया से खूबसूरत लड़कियां चुनकर ले आते हैं, मगर मैं सिर्फ उसी से शादी करता हूं जो मुझे पसंद आती है। बाकी लड़कियों को मैं हलाक करके उनकी खालों में भुस भरवा कर मैं नुमाइश के तौर पर रख देता हूं। अगन बादशाह ने भी गुस्सीले लहजे में जवाब दिया। इसका मतलब है कि तुम वाकई एक जालिम इंसान हो
और छनछंगलू को तुम्हारा खात्मा करना ही चाहिए। तुम शादी के मुतालिक सोचने की बजाय अपनी जान की खैर मनाओ। शामली ने कहा, ओह, वो बच्चा भला मेरा क्या बिगाड़ सकता है? मैं आग नगरी का बादशाह हूँ। यहाँ किसी की कोई पुरस्कार सलाहियत काम नहीं करती। ये आग नगरी है। अगन बादशाह ने जवाब दिया, मगर मुझे तो यहाँ कहीं आग वगैरह नजर नहीं आ रही। ख्वामखा आग नगरी बना रखा है इसे। शामली ने इधर उधर देखते हुए कहा, देखना चाहती हो तो देखो। अगन बादशाह ने कहा और फिर उसने जोर से ताली बजाई और दूसरे लम्हे पूरे कमरे में आग के शोले बुलंद होने लगे। यूं लगता था कि जैसे कमरे के दरो दीवार आग से बने हुए हों। शामली ने फौरन ही आग बुझाने वाला मंत्र पढ़कर फूंक दिया, मगर दूसरे लम्हे उसे हैरत का झटका सा लगा, क्योंकि आग बुझने की बजाय और तेज हो गई। शामली ने एक और मंत्र पढ़ा, मगर बेकार, आग भड़कती ही चली गई। सुनो शामली, मुझे मालूम है कि तुम जादू के मंत्र पढ़ रही हो, मगर अपने जादू को भूल जाओ। आग नगरी में किसी का जादू नहीं चलता, यहाँ सिर्फ मेरा ही हुक्म चलता है। अगन बादशाह ने बड़े तंजिया अंदाज में कहा। अब पहली बार शामली के चेहरे पर खौफ के आसार नुमाया हुए। अब तक वो बिल्कुल मुतमईन थी कि अपने जादू के जोर से इस बादशाह को शिकस्त देकर यहाँ से निकल जाएगी, मगर उसने तजुर्बा करके देख लिया था कि उसके जादू का यहाँ कोई असर ना था। ये कैसे हो सकता है कि मेरे जादू का असर ना हो? शामली ने कहा और फिर उसने इंतहाई फुर्ती से एक और मंत्र पढ़कर अगन बादशाह पर फूंक दिया। इस बार उसके मंत्र का फौरी नतीजा निकला और अगन बादशाह के जिस्म के गिर्द रस्सियां नमूदार हुईं और फिर उन रस्सियों में अगन बादशाह कुर्सी से जकड़ा गया। अरे अरे, ये रस्सियां कहाँ से आ गईं? अगन बादशाह ने खौफजदा होते हुए कहा, अब पता चला मेरे जादू का? कहता था कि यहाँ जादू का असर नहीं होता। शामली ने खुशी से भरपूर कहकहा लगाते हुए कहा, नौगूश नौगूश। अचानक अगन बादशाह ने चीखते हुए कहा और अभी अगन बादशाह की आवाज़ कमरे में गूंजी ही थी कि कमरे का दरवाज़ा खुला और एक जेर जमा पहने एक इंतहाई लहीम शहीम और ताकतवर आदमी अंदर दाखिल हुआ। हुक्म मेरे आका। टार्जन जैसे ताकतवर जिस्म के आदमी ने बादशाह के सामने झुकते हुए पूछा, इस जादूगरनी को पकड़कर ले जाओ और आग के कुएं में कैद कर दो। अगन बादशाह ने चीखते हुए कहा और फिर इससे पहले कि शामली संभलती, उस लहीम शहीम और नंग धड़ंग आदमी ने झपटकर शामली को यूं उठा लिया जैसे बच्चा किसी खिलौने को उठाता है और कमरे के दरवाजे की तरफ भाग पड़ा। शामली ने अपना एक हाथ ऊंचा किया और तेजी से एक और मंत्र पढ़ना शुरू किया। वो शायद अगन बादशाह पर कोई और जादू करना चाहती थी, मगर नूगोश की रफ्तार इंतहाई तेज थी। इससे पहले कि उसका मंत्र खत्म होता, वह बिजली किसी तेजी से भागता हुआ कमरे से बाहर निकलता चला गया। उसके बाहर निकलते ही अगन बादशाह भी रस्सियों की कैद से आज़ाद हो गया और वह उछलकर कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। आग देवता, आग देवता, उस जादूगरनी का जादू खत्म कर दो। अगन बादशाह ने दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाते हुए कहा और फिर दूसरे लम्हे उसके दोनों हाथों से आग के शोले बुलंद होने लगे। यूं लगता था कि जैसे उसके हाथ मशालें बन गई हों। चंद लम्हों बाद ही आग गायब हो गई और अब अगन बादशाह के चेहरे पर गहरा इत्मीनान था, क्योंकि ये आग देवता की तरफ से इस बात की निशानी थी कि उसकी दुआ मंजूर कर ली गई है। अब शामली का जादू आग नगरी में हमेशा के लिए बेअसर हो गया है। वो तेजी से चलता हुआ कमरे से बाहर निकला और दूसरे लम्हे उसने देखा कि सामने बरामदे में नूगोश जमीन पर तड़पकर सीधा हुआ और उसने झपटकर एक तरफ खड़ी हुई शामली को फिर उठा लिया। क्या हुआ था नौगोश? अगन बादशाह ने नौगोश से पूछा। आका, जैसे ही मैं कमरे से बाहर निकला, इस लड़की ने मुझे जानवर बना दिया, मगर चंद लम्हे पहले ही मैं फिर अपने असली रूप में आ गया। अब मैं आपके हुक्म की तामील करने जा रहा हूँ। नौगोश ने जवाब देते हुए कहा, हाँ, ये लड़की जादूगरनी है और इसने तुमको जादू से जानवर बना दिया था, मगर मेरी दरख्वास्त पर आग देवता ने हमेशा के लिए इसका जादू खत्म कर दिया है। अब ये काम सी लड़की है, इसे आग के कुएं में फेंक दो। 5 रोज बाद हम इससे ज़बरदस्ती शादी करेंगे और 1 महीना गुजरने के बाद इसे इबरतनाक सजा देंगे। अगन बादशाह ने कहा, ठीक है मेरे आका, 1 माह बाद इस लड़की को आप मेरे हवाले कर दीजिएगा। मैं इसे अपने जानवर बनने का ऐसे इंतकाम लूंगा कि इसकी रूह भी हमेशा तड़पती रहेगी। नौगोश ने कहा, ऐसा ही होगा, तुम बेफिक्र रहो, मैं तुम्हें ज़रूर इसे इंतकाम लेने का मौका दूंगा, ये मेरा वादा है। अगन बादशाह ने जवाब दिया, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे आका। नौगोश ने खुशी से उछलते हुए कहा और फिर वो अपने हाथों में जकड़ी हुई शामली को उठाए महल की एक राहदारी में भागता चला गया। शामली उसके हाथों में तड़पती रह गई। उसने मुख्तलिफ किस्म के मंत्र पढ़ने की कोशिश की, मगर सब बेकार। उसका जादू वाकई बेअसर हो चुका था और वह बेबस होकर रह गई। छनछंगलू शामली और पंगलू बंदर का हाथ पकड़े फिजा में उड़ा चला जा रहा था कि अचानक उसे महसूस हुआ कि जैसे शामली ने एक झटके से उसका हाथ छोड़ दिया हो। चूंकि वो फिजा में उड़ रहा था और उड़ते वक्त बंदर बापा ने उसे हमेशा सख्ती से आंखें बंद रखने के लिए कहा था, इसलिए वो चाहने के बावजूद भी आंखें खोलकर सूरत हाल ना देख सका।
मगर उसे इत्मीनान था कि शामली बजाते खुद बहुत बड़ी जादूगरनी है, इसलिए उसका हाथ छोड़ने के बावजूद नीचे न गिरेगी। मगर इसके बावजूद उसने इंतहाई तेजी से नीचे उतरना शुरू कर दिया और फिर जैसे ही उसके पैर जमीन पर टिके उसने आंखें खोल दी। वो एक लकोदिक सहरा में मौजूद था जिसके शुमाली किनारे पर बहुत दूर पहाड़ियों की चोटियों के हल्के हल्के आसार नजर आ रहे थे। पंगलू बंदर ने भी आंखें खोल दी थीं और फिर जब उसने शामली को ना देखा तो वो बोल पड़ा, छंछंगलू, शामली कहाँ है? पंगलू ने हैरत और तशवीश भरे लहजे में पूछा। मैं खुद हैरान हूँ। फिजा में उसने मेरा हाथ छोड़ दिया था और मैं फौरन ही नीचे उतर आया, मगर शामली कहीं भी नजर नहीं आ रही। आखिर वो गई कहाँ? छंछंगलू ने भी तशवीश भरे लहजे में जवाब दिया, ये तो बहुत बुरा हुआ, ना जाने उसका क्या हशर हुआ। पंगलू बंदर भी शामली के लिए बेहद परेशान था। ठहरो, मैं बंदर बाबा से पूछता हूँ, छंछंगलू ने कहा और फिर उसने आंखें बंद करके बंदर बाबा का तस्वुर किया। छंछंगलू बेटे, क्या बात है, तुम बेहद परेशान लगते हो। बंदर बाबा, हातिम जादूगर की बेटी शामली जिद करके मेरे साथ चल पड़ी थी, मगर फिजा में ही उसने मेरा हाथ छोड़ दिया और अब वो गायब है। मैं उसके लिए परेशान हूँ, मुझे बताएं कि वो कहाँ है। छंछंगलू बेटे, हातिम जादूगर बहुत नेक आदमी है और वो अपने जादू को बुरे कामों की बजाय आम लोगों के फायदे के लिए इस्तेमाल करता है। उसकी बेटी शामली भी अपने बाप की तरह नेक फितरत है। अगर वो तुम्हारे साथ मिलकर जालिमों के खिलाफ काम करना चाहती है तो उसे मत रोको और उसे ज़रूर अपने साथ रखो। ठीक है बंदर बाबा, आपकी इजाज़त मिल गई है, अब मैं कोई एतराज़ न करूँगा, मगर वो इस वक्त है कहाँ? छंगलू बेटे, शामली को फिजा में ही आग नगरी के पुरस्कार बादशाह ने उचक लिया था और वो उसे अपने महल में ले गया है। वहाँ उसने उसका जादू बेकार कर दिया है और उसे आग के कुएं में कैद कर दिया है। 5 रोज बाद वो उससे ज़बरदस्ती शादी करेगा और उसका प्रोग्राम है कि 1 माह बाद वो उसे अपने गुलामों के हवाले करेगा। ओह, तो शामली आग नगरी पहुंच गई है बंदर बाबा। मैं भी हातिम जादूगर के कहने पर उस पुरस्कार बादशाह के पास ही जा रहा था ताकि मालूम कर सकूं कि क्या वो वाकई जालिम है। अगर जालिम है तो उसे सजा दूं। हाँ बेटे, वो बादशाह बेहद जालिम है। उसके गुलाम पूरी दुनिया से खूबसूरत लड़कियों को अगवा करके आग नगरी में ले आते हैं, जहां उस बादशाह को जो लड़की पसंद आ जाती है वो उसे ज़बरदस्ती 1 माह के लिए अपनी बीवी बना लेता है और फिर 1 माह गुजरने के बाद या तो वो उस लड़की को हमेशा के लिए अंधा करके वापस दुनिया में ठोकरें खाने के लिए छोड़ देता है या फिर अपने खूंखार और जालिम गुलामों के हवाले कर देता है जो उस लड़की का इबरतनाक हशर करते हैं। ओह, फिर तो वो बादशाह वाकई जालिम है, उसे ज़रूर सज़ा मिलनी चाहिए। छंछंगलू ने जोशीले लहजे में कहा। बेटे, उस जालिम बादशाह ने सैकड़ों लड़कियों को अंधा किया है और सैकड़ों लड़कियां उसके गुलामों के हाथों बेइज्जत होकर सिसक सिसक कर मर गई हैं। तुम उसे ज़रूर सजा दो, मगर एक बात का ख्याल रखना, आग नगरी की हदूद में दाखिल होते ही तुम्हारी तमाम सलाहियतें ख़त्म हो जाएंगी और जादू का असर भी ना होगा। इसलिए तुमने वहाँ जो कुछ भी करना है अपनी अकल से ही करना है। ऐसा क्यों है बंदर बाबा? मेरी सलाहियतें तो नेकी की हैं, फिर वो वहाँ ख़त्म क्यों हो जाएंगी? छंछंगलू ने परेशान होते हुए पूछा। बेटे, आग नगरी एक पुरस्कार जगह है। आग देवता ने बड़े पुरस्कार तौर पर उसे कायम किया हुआ है। ये दरअसल शैतान नगरी है। इतना बता दूं कि उस आग नगरी और उसके पुरस्कार बादशाह का तमाम राज एक इंसानी खोपड़ी में बंद है और वो खोपड़ी उस बादशाह के महल में छुपी हुई है। अगर तुम किसी तरह उस खोपड़ी को ढूंढ निकालो तो उसके नाक के सुराख में उंगली डालकर उसके गले में लटकती हुई एक छोटी सी जंजीर को खींचकर तोड़ दो तो आग नगरी और उसके बादशाह का हमेशा के लिए खात्मा हो जाएगा। ठीक है बंदर बाबा, मैं ऐसा ही करूँगा। अच्छा, खुदा हाफिज, अल्लाह ताला तुम्हारी हिफाजत करेगा, बंदर बाबा ने दुआ देते हुए कहा और इसके साथ ही उनकी आवाज़ आना बंद हो गई। क्या बताया है बंदर बाबा ने? पंगलू बंदर ने, जो इंतजार में बैठा था, छंछंगलू से पूछा और छंछंगलू ने बंदर बाबा के साथ होने वाली सारी गुफ्तगू तफसील से पंगलू बंदर को बता दी। ओह, बंदर बाबा से पूछ लेना था कि वो खोपड़ी कहाँ छुपी हुई है, पंगलू बंदर ने कहा। नहीं, अगर बंदर बाबा ज़रूरी समझते तो वो खुद ही बता देते। चूंकि उन्होंने खुद नहीं बताया इसलिए मैंने पूछा भी नहीं। अब हमें खुद ही उस खोपड़ी को तलाश करना होगा, छंछंगलू ने जवाब देते हुए कहा। चलो ठीक है, अब चलें। ऐसा न हो कि हमारे पहुंचने से पहले ही वो बादशाह शामली को कोई नुकसान पहुंचा दे, पंगलू बंदर ने कहा। हाँ चलो, छंछंगलू ने कहा और फिर उसने पंगलू बंदर का हाथ पकड़ा और दूसरे लम्हे उन दोनों के कदमों के नीचे से जमीन गायब हो गई। छंछंगलू ने आग नगरी पहुंचने का सोचा था और उसे मालूम था कि इस बार जब उनके कदम जमीन से लगेंगे तो वो आग नगरी के सामने पहुंच चुके होंगे।